Good morning, students. This is class 8th Geo, chapter 4 Agriculture, and today is going to be our 5th class on this chapter. अब तक हमने समझा कि जो एग्रीकल्चर है, जो फार्मिंग है, जो खेती है, वो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्राथमिक आर्थिक गतिविधि है। भारत की 2/3 जनसंख्या और दुनिया की कुल जनसंख्या का जो आधा भाग है वो खेती करता है, फार्मिंग करता है। इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो फार्मिंग है, जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, वो कितनी महत्वपूर्ण है। क्लाइमेटिक कंडीशंस यानी जलवायु, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस यानी पैदावार की मांग, लेबर यानी मजदूरी और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, इन चारों चीज़ों के आधार पर फार्मिंग को, खेती को 2 भागों में बांटा गया है। पहली है सबसिस्टेंस फार्मिंग, जीवन यापन करने के लिए खेती करना, और दूसरी है कॉमर्शियल फार्मिंग, व्यापारिक खेती, यानी वो खेती जो आप बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। आज हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कृषि के विकास की बात करेंगे और इस कृषि विकास को भारत यानी हमारे देश से एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझेंगे कि किस स्तर तक भारत में एग्रीकल्चर का विकास हो रहा है। जो एग्रीकल्चर है वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है उसका सीधा संबंध है जो पैदावार है कृषि की उसको बढ़ाना। इस तरह से बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो कृषि है, जो खेती है, उसकी पैदावार को बढ़ाया जाए, ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है। उदाहरण के लिए जो कल्टीवेटेड एरिया है, जो क्रॉप्ड एरिया है, जो जुताई वाला क्षेत्र है, उसको बढ़ाया जाए। जो फसलें हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए और सिंचाई के साधनों का विकास किया जाए, उनको बेहतर बनाया जाए। जो खाद है, रासायनिक है या जैविक है, उसका प्रयोग किया जाए और जो HYV सीड हैं, ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा पैदावार वाले जो बीज हैं उनका प्रयोग किया जाए। और जो खेती है उसका मशीनीकरण भी किया जाए। जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है उसके स्तर को बढ़ाया जाए। ये भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का हिस्सा है। ये सब चीज़ें खाद्य सुरक्षा का जो टारगेट है, भोजन संबंधी जो ज़रूरत है लोगों की, उसको पूरा करने के लिए किया गया है। दुनिया में मुख्यतः आर्थिक जो डेवलपमेंट है उसके बेसिस पे 3 तरह के देश हैं: डेवलप्ड कंट्रीज़, विकसित देश, डेवलपिंग कंट्रीज़, विकासशील देश, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील देश हैं, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है और इन देशों में, उदाहरण के लिए भारत में, सबसिस्टेंस फार्मिंग, जो जीवन यापन संबंधी खेती है, वो की जाती है। और इस इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो किसान हैं उनके पास ज़मीन तो कम होती है, लेकिन ये किसान परंपरागत जो टूल्स हैं, परंपरागत जो टेक्नोलॉजी है,
उनकी सहायता से और परिवार के लोगों की सहायता से खेती करता है और जीवन यापन करता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज, उदाहरण के लिए भारत जैसे देशों में भी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की सहायता से पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरतों को खाद्य ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है और फूड सिक्योरिटी यानी जो भोजन सुरक्षा है, जो खाद्य सुरक्षा है, उसके लक्ष्य को भी अचीव किया जा सकता है। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। एक किसान है जिसका नाम मुन्ना लाल है और जो उत्तर प्रदेश में रहता है। वो किसान जिसके पास 1.5 हेक्टेयर भूमि है और उसका मकान गांव में है। और ये किसान जिसका नाम मुन्ना लाल है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का जो तरीका है वो अपनाता है। वह पैदावार बढ़ाने के लिए जो मॉडर्न फार्मिंग है, जो आधुनिक खेती है, उसके तरीके अपनाता है। इसके लिए वह एक साल को छोड़कर अगले साल यानी एक साल के गैप के बाद बाजार से हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ज़्यादा पैदावार देने वाले जो बीज हैं वो बाजार से खरीदता है कि उसकी जो खेत है वो उपजाऊ है, इसलिए वो एक साल में कम से कम 2 फसलें जिनमें गेहूं और चावल शामिल है और दालें हैं वो उगाता है। इसके अलावा वह अपने मित्रों से, बड़े बूढ़ों से गांव में और जो सरकारी कृषि संबंधी जो अधिकारी हैं उनसे खेती संबंधी सलाह भी ले लेता है और इस सलाह के आधार पर वो अपने पास बैलों के होते हुए भी ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर है उसके संसाधन होते हुए भी अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर किराए पर लेता है, खेत को जोतता है और उसके साथ साथ अपने खेत में सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिए वो एक ट्यूबवेल भी किराए पर लेता है और अपनी पैदावार को बढ़ाता है। जबकि बहुत सारे किसान हैं वो ऐसा नहीं करते। इसके अलावा जो मुन्ना लाल है, जो उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहता है, जिसके पास छोटा खेत है, वो कुछ दूध वाले पशु भी रखता है और जो कुछ मुर्गियां हैं वो भी रखता है और अपना जो दूध है वो जैसे वो अपना अनाज बेचता है वैसे ही उसको भी बेचता है। अपने गांव के पास एक कस्बा है, वहाँ अनाज तो बेचता है मंडी में, ग्रेन मार्केट में, और जो दूध है वो एक कोऑपरेटिव स्टोर पे बेचता है। मुन्ना लाल खेत संबंधी सलाह तो लेता ही है पैदावार बढ़ाने के लिए, अपने जो पशु हैं उसके रख रखाव के लिए, उनसे बेटर रिजल्ट लेने के लिए वो उनके चारे संबंधी और उनकी स्वास्थ्य संबंधी सलाह भी लेता है। इसके अलावा मुन्ना लाल अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो पैसे संबंधी ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए बैंक से भी जो कर्ज है, जो पैसा है वो लेता है और कई बार वो
जो एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है उससे भी बीज और कृषि के जो औजार हैं उनको खरीदने के लिए पैसा लेता है। क्योंकि अधिकतर किसानों के पास, जिनमें मुन्नालाल भी शामिल हैं, उनके पास अपने अनाज को अपने अनाज का भंडारण करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए सुविधा नहीं है। इसलिए उनको बाजार में अपने अनाज को बेचना पड़ता है, तुरंत बेचना पड़ता है। हालांकि सरकार ने अब जो भंडारण संबंधी, अनाज के भंडारण संबंधी सुविधाएं हैं उसमें सुविधाएं लोगों को प्रदान करनी शुरू की है। कल की क्लास में हम जानेंगे किस तरह से अमेरिका जो एक विकसित देश है, जहाँ पर खेत बड़े होते हैं, जनसंख्या कम होती है, वो किस तरह से खेती करते हैं और वहाँ की जो फार्मिंग है, जो एग्रीकल्चर है, वो विकासशील देशों से कैसे अलग है। थैंक्स।